मेरे प्यारे छात्रों, आशा करते हैं कि आप सब आदमी ठीक होंगे और अब इसके लिए मैं मंगल कामना भी करता हूं कि आप और आपके पूरे परिवार सब स्वस्थ रहेंगे। इस विकट परिस्थिति में बहुत मुश्किल हो रहा है बेहतर ज़िंदगी जी पाना। फिर भी क्या करें, जो समस्या है उस समस्या के बीच में अब हम लोग को जीना सीखना होगा। और हम सब आदमी जानते हैं कि मूल रूप से 3 क्षेत्र जो हैं वो बहुत ही व्यापक हैं। एक तो होता है स्वास्थ्य का क्षेत्र, जहाँ पे हमें किसी भी हालत में उसको बचा करके रखना है। दूसरा, मुझे एजुकेशन भी का जारी रखना है। क्योंकि अगर हमारा बंद हो गया तो फिर हमारा माइंड खाली हो जाएगा, और आपको पता है कि खाली दिमाग शैतान का होता है। तो अपने आप को भर के रखें, ठीक ना। अपने आप को कहीं ना कहीं लगा के रखें, माइंड को कहीं ना कहीं यूज़ करते रहें। अगर आप माइंड को यूज़ करते रहोगे तो धीरे धीरे समय कट जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। जो विपत्ति आई है हम सब आदमी के ऊपर, वो विपत्ति धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और आपको पता है कि हम अपने माइंड को अधिक से अधिक कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अधिक से अधिक कुछ लोग अपने माइंड का यूज़ कई जगहों पे करते हैं। भर दिन मोबाइल में रहते हैं। हम कहते हैं उसी मोबाइल को अपने लिए यूज़फुल बनाओ। उसी मोबाइल से आप अपना पढ़ाई शुरू करें, उसी मोबाइल से आप बेहतर करें। और हम समझते हैं कि मोबाइल ही आपके पास एक ज़रिया है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए हम लोग शुरुआत किए हैं ऑनलाइन क्लासेस की। यूट्यूब के माध्यम से हम आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम जो कुछ भी आपको बता रहे हैं, जो कुछ भी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, इसका आपको लाभ मिल सके। चलिए, आज हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। और फिजिक्स आप सब आदमी जानते हैं कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक ना। अगर इसको मन से पढ़ा जाए तो यह इसको अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो ये धीरे धीरे पहाड़ के समान एकदम से बड़ा हो जाती है, भारी हो जाता है। लेकिन अगर इसको स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़ते रहिएगा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी कड़ी में हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक पार्ट है, लेकिन ये बहुत ही क्रूशल टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। लगभग हमको लग रहा है 6-7 लेक्चर चलेंगे, जिसके बाद 1-2-3 लेक्चर आपका न्यूमेरिकल का होगा और ये ख़त्म हो जाएंगे। आप अप्रॉक्स मान के चलें कि 10 लेक्चर जो होगी वो कैपेसिटर के लिए बहुत है। 10 लेक्चर के अंदर कैपेसिटर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, कई हर एग्ज़ाम में आपको एक आध क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। इसीलिए इस टॉपिक को छोड़ करके नहीं, इस टॉपिक से कुछ सीख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कैपेसिटर। आखिर ये कैपेसिटर शब्द क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया? तो आप सब आदमी जानते हैं कि कैपेसिटर जो है ये एक प्रकार का डिवाइस है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, हम लोगों के लिए एक वरदान है। सब आदमी जानते होंगे कि हमारी जो इतनी आरामदायक ज़िंदगी हो रही है, हमारी ज़िंदगी जो इतनी आरामदायक बन गई है, उसमें सबसे अधिकांश अगर किसी का रोल है तो वो है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जब कभी भी वर्क करता है तो उसका जो फंक्शन होती है, उसका जो कार्य करने का तरीका होता है, उसके कार्य करने के तरीके को आप जैसे नॉर्मल कार्य करने का जो प्रक्रिया होता है उसी से आप आकलन कर सकते हैं। नॉर्मल कार्य करने का क्या मतलब हुआ? जैसे आप साइकिल चलाते हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करते। जैसे आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो। सपोज मान लीजिए आप एक मशीन को स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक ना। आप करते क्या हो? सबसे पहले ये समझना है कि हमने बोला कि साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि अपने मशीन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसे कई प्रकार की घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन उन सभी घटनाओं से हमको एक चीज़ ज़रूर समझने को मिलता है कि इनिशियली जब हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, कोई भी काम की, ये नेचुरल है, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हमें एफोर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, अधिक बल लगाना पड़ता है। और वो अधिक बल अचानक से लगाना पड़ता है। अगर वो बल नहीं लगा तो वो काम आपका आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि हमें साइकिल ड्राइव करनी है, तो साइकिल ड्राइव करनी है तो आप देखिए, जैसे ही साइकिल आप स्टार्ट करना चाहेंगे तो साइकिल के चक्का को घुमाने के लिए, शुरुआती मूवमेंट देने के लिए आपको अधिक फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक ना। ऐसे ही जब आप किसी मशीन को स्टार्ट करने जाते हैं तो आपको किक लगाना पड़ता है। आप उस किक को स्टार्ट लगाते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ता है, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, और अचानक से वो जो है स्टार्ट हो जाती है।
मतलब ये कि इनिशियली अगर हम किसी काम की शुरुआत करें तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो फोर्स की जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ानी पड़ती है। अगर वो नहीं बढ़ाए तो वो चीज़ स्टार्ट नहीं हो पाती है। दोस्तों, हम ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि यही किकिंग का काम अगर कोई चीज़ करता है तो वो है हमारा कैपेसिटर। इसी किकिंग का काम मतलब किसी एक खास मोमेंट पे ये बहुत सारे एनर्जी का जो फ्लो है वो करवाता है, जिसके कारण से चीज़ें आराम से स्टार्ट हो जाती है। कहोगे कि सर कहाँ पे ये सब चीज़ मिलेगा? आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके फ़ैन चलाते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके क्या कहते हैं, अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे रात के समय में अगर हमें कोई फ़ोटो क्लिक करनी होती है तो हम लोग फ्लैश लगाते हैं। ऐसे ही कई ऐसे काम हैं जो हम लोगों को देखने को मिलता है, और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अचानक से एक इंस्टेंट एनर्जी की मदद से हम कुछ अच्छा कर लेते हैं और वो काम शुरू हो जाती है। जैसे अगर आप फ़ैन चलाने की अगर बात करें, मोटर चलाने की बात करें, आपके घरों में मोटर होगा। आप देखते होंगे कि जब कभी भी वोल्टेज कम होती है उस समय मोटर हमारा स्टार्ट नहीं हो पाती है, बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो पाती है। लेकिन अचानक से हम क्या करते हैं कि पीछे जाकर के थोड़ी सी चार्जेस बढ़ा देते हैं, मतलब क्या करते हैं, अपना जो अर्थिंग होती है उसमें पानी उनी डाल देते हैं, मतलब अर्थिंग की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, वहाँ पे चार्ज को हम रिस्टोर कर लेते हैं और देखते हैं कि अचानक से हमारा मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब जो हम करते हैं इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि उस मोटर के अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, उस पंखा के अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। होता क्या है कि उस कैपेसिटर के पास एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। समझिएगा, उस कैपेसिटर के पास एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। स्टोर्ड एनर्जी मतलब जमा हुआ रहता है, वो एनर्जी जमा रहता है उसके पास एनर्जी। और जैसे ही हम उसको स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं तो वो कैपेसिटर उसको इंस्टेंट एनर्जी देती है। देखिए, चलाने के लिए हमें इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। चलाने के लिए जो हम पोटेंशियल देते जा रहे हैं, जो हमारे घरों में करंट आ रही है, जो हम बैटरी से करंट वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, वो पर्याप्त है। लेकिन स्टार्ट करने के लिए वो करंट तो चाहिए ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए जिसके मदद से वो आसानी से स्टार्ट हो जाए। आप देखते होंगे फ़ैन जब कभी बंद हो जाती है तो सामने वाला एक ही बात कहता है, कैपेसिटर चेंज कर दो, कैपेसिटर चेंज कर दो। क्यों कहता है कैपेसिटर चेंज कर दो? कंडेंसर चेंज करने के लिए क्यों कहता है? उस कैपेसिटर को आप लोग कंडेंसर कहते हैं। तो वो कंडेंसर चेंज करने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि पंखा घूम नहीं रहा। तो ये तो पता है कि कंडेंसर चेंज करना है मुझे, लेकिन कंडेंसर क्यों चेंज करना है ये हम लोग आज समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है, ठीक ना, जिसकी मदद से हम करते क्या है, जिसकी मदद से पंखा को इनिशियली स्टार्ट देने के लिए, इनिशियली शुरुआत करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ती है, वो उस कैपेसिटर के माध्यम से उनको मिलता है। और जब वो एक्स्ट्रा फोर्स उसको मिल जाती है, पंखा का मूवमेंट शुरू हो जाती है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मोटर आपका खराब हो गया तो सबसे पहले सामने वाला यही कहता है कि इसका कंडेंसर चेंज करके देखो। अगर कंडेंसर ठीक होगा तो हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि उसके अंदर की जो सामान है, सामग्री है, वो जल्दी खराब नहीं होती। तो हम लोग सबसे पहले कंडेंसर पे शक करते हैं, कैपेसिटर पे शक करते हैं। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के बारे में हमको पता है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो 100% अगर काम करना बंद कर दे तो फिर स्टार्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप देखते होंगे कि गाड़ी में जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब में क्या होता है, डायनेमो लगा हुआ रहता है। उन सबको इनिशियली स्टार्ट किक करने के लिए हम सब आदमी क्या करते हैं कि एक डिवाइस लगा करके रखते हैं। मतलब आप सब आदमी इस बात को ज़रूर समझ रहे होंगे अब कि किसी भी हालत में हमें इनिशियली किक देने के लिए, किसी भी डिवाइस को, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को देने के लिए हमें हमारे पास एक स्टोर्ड एनर्जी होनी चाहिए। और वो स्टोर्ड एनर्जी जब तक हमारे पास नहीं रहेगा तब तक हम क्या करेंगे, हम आसानी से उन चीज़ों को मूव नहीं करवा पाएंगे, उसको स्टार्ट नहीं दे पाएंगे। आज उसी स्टोर्ड एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोर्ड एनर्जी क्या है। स्टोर्ड एनर्जी हमारा कैपेसिटर है। अब स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है, कैसे बनती है ये कैपेसिटर, ठीक ना? तो जनरली होता क्या है कि हम सब आदमी कहीं से भी चार्ज को लाते हैं और किसी दूसरे जगह पे जमा करते हैं। और आप जानते हैं कि किसी एक जगह पे जब हम चार्ज को जमा करते जाते हैं तो ये बिल्कुल वही वाली घटना होती है जैसे किसी भी नदी के अंदर या किसी तालाब के अंदर हम पानी को
जमा करते जाते हैं। जब पानी को जमा करते जाते हैं तो एक समय पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाती है कि वो बांध को तोड़ देती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम चार्ज को जमा करते जाते हैं तो उस चार्ज के पास कैपेसिटी हो जाती है, उस चार्ज के पास एक क्या कहते हैं एनर्जी डेवलप हो जाती है पोटेंशियल के फॉर्म में। वो चार्ज जमा होते होते पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता बदल जाती है। इसका मतलब है, और क्वेश्चन ये उठता है कि पोटेंशियल क्या होती है। पोटेंशियल सब आदमी को पता है। पोटेंशियल जब हम लोग कहते हैं कि भैया किसी एक चार्ज को किसी दूसरी जगह पे ले करके जाओ, तो ले जाते वक्त जो आपने वर्क डन किया वो पोटेंशियल के रूप में कन्वर्ट हो रही है। तो वही तो होता है, हम चार्ज कहीं से ले जा करके रखते हैं। देखिए चार्ज की थोड़ी सी कंडीशन को समझिए। ये मान लीजिए आपका कोई डिवाइस है जिसके अंदर हम चार्ज को यहाँ से उठा करके लेके इसके अंदर डाल रहे हैं। होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ से हम प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज हम इसको दे रहे हैं। पहला बार हम प्लस क्यू चार्ज देंगे ना, फिर से हम प्लस क्यू चार्ज इसके अंदर ले जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये प्लस वाला क्या कहता है कि भैया अंदर मत आओ। कारण ये है कि सेम नेचर का चार्ज है, अंदर जाने का प्रयास अंदर जाना चाहता है लेकिन ये जाने नहीं देगा। क्योंकि आपको पता है कि सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन की घटना होती है। फिर भी हम इसको लेकर के जाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा और हम वर्क बढ़ाते जाते हैं, चार्ज हम और देते जाते हैं। जैसे जैसे चार्ज देते जाते हैं अपोजिंग फोर्स बढ़ते जाता है, फिर भी हम वर्क डन करते हैं। और आपको पता है कि जब कभी भी कोई चार्ज वर्क डन करती है तो वो हमारा पोटेंशियल के फॉर्म में करती है। ठीक है, तो जो वर्क डन होती है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को हम स्टोर करते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पोटेंशियल अपना डेवलप हो रहा है। और आप सब आदमी ये भी जानते होंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला V=Q डिवाइड बाय 4πε0 और इंटू R। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि भैया Q जो है ना, जैसे जैसे Q बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका वोल्ट भी पोटेंशियल भी बढ़ेगा। मतलब पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। चार्ज बढ़ाओ आपका पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। ये बात हमको पहले से पता है। अब समझ में आ गया कि कैपेसिटर क्या करता है। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है और चार्ज स्टोर होने के कारण उसके पास एक एनर्जी आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कहते हैं बोले? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं जो उसके पास स्टोर हो जाती है। इसका मतलब है कि मुझे कैपेसिटर का डिफिनेशन लिखना अगर होगा तो हम कैपेसिटर का डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं बोले? हम कैपेसिटर का डिफिनेशन लिख सकते हैं इट इज अ डिवाइस, it is a device that stored that is capable to store that is capable to store storing that is capable to storing electrical energy storing charge and hence electrical energy in a small device। ठीक है कि बच्चा हमने क्या बताया कि ये हमारा डिवाइस होता है जो कि केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मतलब चार्ज को स्टोर करती है। अगर हम बोलते हैं चार्ज को स्टोर करते हैं इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चार्ज कौन सी एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा इसके अंदर स्टोर्ड होगी। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है तो उसके लिए ये स्टोरिंग क्षमता जो होती है, हम चाहते हैं कि छोटे से छोटे डिवाइस के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारा स्टोर हो जाए। और ऐसा अगर करने में सक्षम हो जाते हैं इसका मतलब हम कैपेसिटर बना लिए हैं। उम्मीद है कि कैपेसिटर की कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगाया, कैपेसिटर हमने जो लगाया, ये कैपेसिटर जनरली किस शेप का होता है? आप सब आदमी जानते होंगे ये कैपेसिटर इस रूप में रहता है। हर जगह पे अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग शेप का होता है। ठीक ना, वो अलग अलग शेप का होता है। कहाँ पे कौन सा यूज होता है वो धीरे धीरे आप समझ जाइएगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि यही हमारा कैपेसिटर है। अब होता क्या है कि हमको अगर ये बताना पड़े कि इसके अंदर जो कैपेसिटर है
ये अगर एक कोई कैपेसिटर है तो इसकी कितनी क्षमता है, ठीक ना, इसकी क्या एबिलिटी है, तो वो एबिलिटी हमें कैसे पता करना पड़ता है, और इसकी एबिलिटी को बताने के लिए जो क्वांटिटी हमारा आता है उसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। मतलब किसी भी कैपेसिटर की जो एबिलिटी है वो हमारा कैपेसिटेंस कहलाती है। समझिएगा क्या बोले हम, किसी भी कैपेसिटर की जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो आप कैपेसिटेंस का डिफिनेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस उसमें हमने क्या बताया कि द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर, द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज is known as its capacitance। मतलब चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता होती है, क्योंकि हमको पता है कि हम इस डिवाइस के अंदर क्या स्टोर करते हैं, चार्ज, लेकिन कितना चार्ज कौन सा डिवाइस स्टोर कर पाएगा ये उसका कैपेसिटेंस कहलाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हम अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी हमारे लिए कैपेसिटर तो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास से इंस्टेंट एनर्जी नहीं बनती। हाँ, कुछ लड़का हमसे ये भी पूछता है कभी कभी कि क्या सर बैटरी हमारा कैपेसिटेंस नहीं हो सकता, बैटरी हमारा कैपेसिटर नहीं हो सकता, ठीक ना। उसके अंदर भी तो सर आप चार्ज को एक्यूमुलेट करते हैं, जमा करते हैं और पोटेंशियल को डेवलप करते हैं। हाँ बिल्कुल, पोटेंशियल को डेवलप करते हैं, लेकिन हम बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि किकिंग के लिए अचानक हमें चाहिए पोटेंशियल, अचानक हमें चाहिए एनर्जी, और अचानक एनर्जी मुझे हायर अमाउंट में चाहिए, मुझे थोड़ा बहुत नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए एक साथ, और वो एनर्जी अगर हमें कहीं से मिल पाता है तो वो कैपेसिटर से मिल पाती है। अगर इसको हम और अच्छे तरीके से आपको एलोबरेट करें तो आप बिल्कुल इस तरह से समझिए कि जैसे अगर एक टंकी के अंदर हम 1000 लीटर पानी स्टोर किए हुए हैं ना, और हमें किसी एक जगह पे एक सेकंड के अंदर 20 लीटर पानी चाहिए, हमें किसी एक जगह पे 20 लीटर पानी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, उस 20 लीटर पानी को पाने के लिए हम टंकी के नल को खोलेंगे, क्या एक सेकंड में वो नल हमें 20 लीटर पानी देगा? जबकि हम जानते हैं कि उस नल से 1000 लीटर पानी आएगा, लेकिन वो कम समय में नहीं मिलेगा। जितना समय में हमको 20 लीटर पानी चाहिए उतने समय में वो नल हमें पानी निकाल के नहीं दे सकता। मतलब उसके पास चार्ज जमा तो है, लेकिन हमें बहुत कम समय में अगर चार्ज चाहिए, अगर बहुत कम समय में मुझे मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हमें दूसरी तरह से चलना पड़ेगा। जैसे हमने बोला कि नल को आप खोल दो तो शायद उस 20 लीटर पानी भरने में 1 मिनट या आधा मिनट का समय ले, लेकिन हमें 2 सेकंड में अगर चाहिए 20 लीटर पानी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 20 लीटर कहीं एक बाल्टी के अंदर स्टोर कर लेंगे और उसको सीधे से उड़ेल देंगे। तो होगा क्या कि 1 या 2 सेकंड के अंदर 20 लीटर पानी वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो वो जो बकेट के अंदर हम पानी स्टोर करके रखें, वो पानी अपने लिए क्या होगा, वो हमारे लिए कैपेसिटर का काम करेगा, क्योंकि वहाँ से हमें इंस्टेंट जो चाहिए वो मिल गया। कैपेसिटर बिल्कुल वही करता है, कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को उतना स्टोर करके रखता है जितना किसी डिवाइस को इंस्टेंट मूव करने के लिए चाहिए, ठीक है। बैटरी के अंदर जो चार्ज स्टोर है वो भी पोटेंशियल डेवलप करने का काम करता है, लेकिन उससे जो चार्ज किसी दूसरे डिवाइस को मिलता है वो इंस्टेंट नहीं मिलती है। उसका एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है कि भैया इतना अमाउंट का करंट उसके पास पहुंचते रहेगा और उसी रेशियो में वो काम करते जाएगा, लेकिन इंस्टेंट जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। वो कौन देगा? कैपेसिटर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं कैपेसिटर की एबिलिटी को पता करने के लिए हम लोग कैपेसिटर की एबिलिटी जो बताता है उसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। ये तो हमको समझ में आ गया। अच्छा, इसकी एबिलिटी कहने का मतलब स्टोरिंग ऑफ चार्ज की जो कैपेसिटी है वो इसका कैपेसिटेंस कहलाएगा। और आपको पता है कि किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर हम जितना चार्ज को स्टोर करते हैं, जैसे जैसे चार्ज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा कैपेसिटेंस बढ़ते जाता है। कैपेसिटेंस बढ़ते जाता है, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ते नहीं जाता। चार्ज हम लोग बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ते जाता है, कैपेसिटेंस तो बाद में सोचेंगे, है ना। जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल बढ़ते जाता है। इसका मतलब है कि हम अगर कहते हैं कि चार्ज स्टोर करेगा तो भैया ये जितना चार्ज स्टोर कर पाएगा उतना पोटेंशियल बढ़ा लेगा, यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? V के। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम जानते हैं कि ये साइन जब कभी भी हटता है तो अपने साथ 2 चीज़ों को लेके आता है, एक तो इक्वल टू का और एक कांस्टेंट। यहाँ पे C आप जो देख रहे हैं ये हमारा कांस्टेंट है,
C हमारा कांस्टेंट है, समझिएगा मेरी बातों को। C हमारा कांस्टेंट है जिसको हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहेंगे। समझिएगा बच्चे क्या बोले हमने बोला कि कैपेसिटेंस क्या है कि चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो किसके अंदर कितना है वो बताता है, कैपेसिटेंस कितना है। और ये कैपेसिटेंस कैसे पता चलता है बारे, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे चार्ज स्टोर करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगी। तो इसका मतलब Q हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के, अगर इस साइन को हटाए तो हमें एक नया कांस्टेंट मिलेगी। एक नया जो कांस्टेंट आपको मिल रहा है यही कांस्टेंट हमारे लिए कैपेसिटेंस कहलाएगा, और किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यही है। अब आप इसको और भी आगे थोड़ा सा एलेबोरेट करो, तो यहाँ से देखो तो C बराबर आपको मिलेगा Q/V। C बराबर क्या मिलेगा बारे, Q/V। अब C बराबर Q/V अगर हमको मिला तो उससे हमको ये पता चला कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटी है वो आपकी नियत रहती है, वो फिक्स रहती है, वो बदलने वाली चीज़ नहीं है। अगर ये बदलने वाली चीज़ नहीं है इसका मतलब है कि हम जैसे जैसे Q को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे V भी हमारा इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हम Q को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा V भी इंक्रीज होगा। तो ये बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे Q को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे भी इंक्रीज करेगा, लेकिन किस रेशियो में करेगा तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है बोरे, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 10 फैराड है। अभी बताएंगे कि फैराड क्या है, फैराड इनका यूनिट है। कैपेसिटेंस आपका 10 फैराड है इस कैपेसिटर का। अब 10 फैराड कैसे बना होगा, तो 10 फैराड हो सकता है कि इसके अंदर हम 50 कूलम चार्ज दिए होंगे तो इसका पोटेंशियल डेवलप होकर के हो गया होगा 5 वोल्ट। मतलब जब हम 50 कूलम चार्ज इसके ऊपर दिए होंगे तो इसका पोटेंशियल कितना डेवलप हो गया होगा, 5 वोल्ट। अब 50 कूलम चार्ज देने से 5 वोल्ट डेवलप हुआ तो अब कोई आदमी बोलेगा कि भैया इसी कैपेसिटर को अगर हम 200 कूलम चार्ज दे दें, 200 कूलम चार्ज दे दें तो इसका पोटेंशियल कितना डेवलप होगा। तो आप आसानी से सोच सकते हो, दिमाग लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर सेम है और एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होती है वो एकदम से कांस्टेंट होती है, वो कभी नहीं बदलती है। कैपेसिटी कहने का मतलब हमको पता चल गया कि इस डिवाइस का कैपेसिटी 10 फैराड है, तो सेम डिवाइस है तो इसका भी कैपेसिटी 10 फैराड ही होना चाहिए और 10 फैराड से अलग नहीं होना चाहिए। अगर 50 कूलम चार्ज था तो 5 वोल्ट यानी कि 50/5 हमें 10 मिला था। अब इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि 200 कूलम चार्ज अगर इसको दिया जाए तो ये 100% 20 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप कर लेगा। अगर 20 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप कर लेगा तो फिर से इसकी कैपेसिटी कितनी, इसकी कैपेसिटी आपका 10 ही रहेगा, कैपेसिटी आपका ना बढ़ेगा ना घटेगा। इससे क्या सीख मिलती है हमको, इससे ये सीख मिलती है कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, सही है। चलिए, ये हमारा कैपेसिटेंस की बातें चल रही है। अब इस कैपेसिटेंस को हम और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, तो एक तो हमें पता चल गया कि चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है किसी कैपेसिटर के अंदर वो हमारा कैपेसिटेंस है। लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो है उसके इक्विवेलेंट है। मतलब किसी भी डिवाइस के अंदर जो चार्ज है और उससे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उन दोनों का जो रेशियो हमें निकलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। तो हम कैपेसिटेंस को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए हम कैपेसिटेंस को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ चार्ज on capacitor, the ratio of charge on capacitor plate to the potential difference across the plate is called capacitance. Is called capacitance. That is, capacitance is equal to what, Q/V. क्या लिखे बोले, द रेशियो ऑफ चार्ज, ये चेंज नहीं है, चार्ज है। द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट,
मतलब कैपेसिटर प्लेट के ऊपर जो चार्ज का रेशियो हमें मिल रहा है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, और चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस जो उस प्लेट के बीच में हमें मिला है उसी को हम लोग क्या कह देंगे, कैपेसिटेंस कह देंगे। ये उनका रेशियो होता है, सही है। ये हमारा कैपेसिटेंस के बारे में भी चल रहा है। अच्छा, कैपेसिटेंस को क्या और तरीके से हम सोच सकते हैं? हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं बोरे। कैसे? तो उसके लिए हम थोड़ा सा और बुद्धि लगाएंगे। कैसे बुद्धि लगाएंगे? तो क्या चार्ज को हम किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में हम कैपेसिटेंस को किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, कैपेसिटेंस को हम चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर चार्ज ही तो स्टोर कर पा रहे हैं। लेकिन कौन सा चार्ज, कितना चार्ज? अगर मान लीजिए, अगर किसी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस हम अगर 1 वोल्ट डेवलप कर पाते हैं, 1 वोल्ट डेवलप कर पाते हैं, तो 1 वोल्ट डेवलप करने के लिए जितने अमाउंट में चार्ज चाहिए उस अमाउंट ऑफ चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को ही हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। इफ़ V इज इक्वल टू 1 देन C इज इक्वल टू Q, मतलब क्या कि एक यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जितने चार्ज की आवश्यकता होती है वही चार्ज उसका क्या कहलाता, कैपेसिटेंस कहलाता। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इन बातों को भी आप लिख सकते हो, डेट इज it is the amount of it is the amount of that is it is the amount of charge required required to raise its potential by unity मतलब एक इकाई, बाय यूनिटी, सही है। ये हमारा क्या कहलाया बोले, ये हमारा कैपेसिटेंस कहलाया। अब तक जो भी कहानी हम आपको सुना रहे हैं ये कैपेसिटेंस की बातें कर रहे हैं। कैपेसिटेंस जनरली क्या होती है? कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है। कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो के रिस्पेक्ट में। कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं चार्ज के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यूनिट पोटेंशियल डेवलप करने के लिए किसी भी कैपेसिटर के ऊपर जितने भी चार्ज हमको देना पड़ता है, डेट चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। उम्मीद करते हैं कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटर की बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस हमने अभी आपको बताया, ये कैपेसिटेंस आखिर बनता है तो हम क्या क्या चीज़ को ध्यान में रख करके उस चीज़ को बनाते हैं। आपको पता है कैपेसिटेंस यानी कि स्टोरिंग ऑफ चार्ज। चार्ज कहाँ स्टोर कर होता है? किसी कंडक्टर के अंदर। किसी कंडक्टर के अंदर कौन सा कंडक्टर लेंगे, किस प्रकार का कंडक्टर लेंगे, यानी कि ये जो कैपेसिटर होगा ये कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ये चीज़ जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाकर के आप चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ याद रखो। 2-3 बातें हैं जिनको अगर आप याद रखोगे तो धीरे धीरे आप आगे भी सीख जाओगे। देखिए, सबसे पहला 3 चीज़ें हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, ये जो कैपेसिटेंस और कैपेसिटर है ये डिपेंड करता है, सबसे पहला चीज़ जो हम देखते हैं वो साइज पे, शेप ऑफ इट्स कैपेसिटर। शेप ऑफ इट्स कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर की शेप पे डिपेंड करता है। शेप ऑफ इट्स प्लेट ले लो, शेप ऑफ इट्स प्लेट्स। दूसरा हम लोग लिखेंगे सेपरेशन बिटवीन प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। और तीसरा जिन पे वो डिपेंड करता है वो होता है नेचर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, नेचर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। नेचर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल between the plates, between the plates।
देखिए क्या हमने बोला कि जो कैपेसिटेंस होती है किसी भी कैपेसिटर का वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, शेप एंड साइज ऑफ इट्स प्लेट्स। शेप एंड साइज, सिर्फ शेप नहीं, शेप एंड साइज भी लिख सकते हो, शेप एंड साइज ऑफ इट्स प्लेट, मतलब कि किस शेप का ये प्लेट है उस पर डिपेंड करेगा कि ये हमारा कैपेसिटेंस कितना बना के देगा, ठीक ना। कितना कैपेसिटेंस उसके पास होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का शेप है, क्योंकि आप जानते हैं कि आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस हमारा स्फेरिकल भी होगी, सिलेंड्रिकल भी होगी और पैरेलल भी होगी। ये जो अलग अलग प्रकार के शेप होगा उस शेप की वजह से कैपेसिटी हमारा बढ़ेगा घटेगा कितना होगा वो चीज़ हम आगे चल करके देखेंगे। दूसरा, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। अगर हमारे पास दो प्लेट्स होंगी, एक प्लेट ये और दूसरा प्लेट ये, अगर इन प्लेट्स को हम डी डिस्टेंस पे लें तो कैपेसिटेंस सी आएगा। जब इनका डिस्टेंस हम इंक्रीज कर देंगे तो हो सकता है कैपेसिटेंस हमारा बदल जाए, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, यानी कि दो प्लेट के बीच का जो गैप है, इस गैप पे भी डिपेंड करता है कि हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा। अभी हम आपको प्रूफ करके बताएं।